आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र साउथ डिवीजन ने आगामी बजट के लिए राज्य सरकार को कई प्रस्ताव सौंपे हैं, जिसमें यह मांग भी शामिल है कि महाराष्ट्र सरकार को शिक्षा के लिए बजट 20% बढ़ाना चाहिए। आज़ादी के 7 दशक बाद भी भारत में मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से पीड़ित है। मंडल आयोग, गोपाल सिंह समिति, सच्चर समिति, कुंडू समिति और डॉक्टर महमूद रहमान समिति आदि विभिन्न समितियों की रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी पीछे है। इन नतीजों को देखते हुए सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसी सभी चुनौतियों से पार जाने के लिए आईएसओ ने उच्च शिक्षा, वर्तमान शैक्षिकी मानकों और विशेष रूप से मुस्लिम और अल्पसंख्यक छात्रों से संबंधित कई सुझाव दिए। एजुकेशन एक मेजर सहयोग का डोमेन रहा है हमेशा से, जो करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग और ओवरऑल एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, जो कम्युनिटी के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए सहयोग काम करते आ रहे हैं। तो आज आप जानते हैं कि जो हमारा अभी 25 to 26 का जो न्यू बजट ईयर जो स्टार्ट होने जा रहा है, और आप देखते हैं कि उसमें बजट में जो है बहुत सारी चीजें रहती है। तो हमारा जो मेन फोकस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि जो हमारी जो स्टेट बजट जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से जो अलॉकेट होगा, उसमें एजुकेशन सेक्टर को और ओवरऑल माइनॉरिटीज के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ज्यादा एम्फसाइज किया जाए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है उद्देश्य है। तो इस सिलसिले में हमने कुछ हमारे जो एडवोकेट्स और रिसर्चर्स की टीम ने जो वर्कआउट किया है, फिर उसके बाद हमने जो है ओवरऑल एक एनालिसिस और सर्वे और उसके जरिए से जो है कुछ रिकमेंडेशंस हमने रेडी किए हैं। जो महाराष्ट्र स्टेट बजट रिकमेंडेशन की जो है ये बुकलेट हमने प्रिपेयर किए हैं। तो इसमें क्या चैलेंजेस है ओवरऑल स्टेट में, खासतौर से माइनॉरिटी के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट्स के हवाले से क्या चैलेंजेस है। तो हम देखते हैं कि जो है उर्दू मीडियम स्कूल्स है महाराष्ट्र में, बहुत बड़े लेवल पे उर्दू मीडियम स्कूल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना सही नहीं है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर टीचर्स का और टीचर स्टूडेंट जो शॉर्टेज रेशियो है वो भी जो है इसमें आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो डिजिटल फैसिलिटीज है उर्दू मीडियम स्कूल्स में, ये भी जो है बहुत कम पाई जाती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके अलावा जो माइनॉरिटी जो एरियाज रहते हैं उसको भी हमने देखा है कि वहाँ भी जो प्रॉपर बजट अलॉकेट नहीं होता है, और वहाँ के ओवरऑल क्लीनिंग है और उसके मेंटेनेंस के हवाले से भी जो बजट प्रॉपर्ली अलॉकेट नहीं होता है। तो इसलिए हमने रिसर्च करके एक रिकमेंडेशन जो है ओवरऑल प्रिपेयर किए हैं। तो ये रिकमेंडेशंस हम हमारी कोशिश ये रहेगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम रिकमेंडेशन जो हमारे वो बताएंगे, और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट को भी हम सबमिट करेंगे। यहाँ के जो एमएलएज रहेंगे और जो पावर सेंटर्स के जो लोग रहेंगे उन तक भी हम जो ये रिकमेंडेशन जाकर जो सबमिट करेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं कि जो इसके बाद हम हमारे जो अलग अलग स्टेट प्रेसिडेंट है और मुंबई प्रेसिडेंट है और एजुकेशन सेक्रेटरी है ब्रदर हमजाद है, वो आपके सामने क्या रिकमेंडेशंस हमने लाए हैं वो एक एक से करके रखेंगे। तो मैं ब्रदर नजमुल हुदा जो मुंबई डिवीजन के प्रेसिडेंट है, मुंबई सिटी प्रेसिडेंट है, वो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे की जो अपनी गुफ्तगू रखें। ओवरऑल इन 7 डिकेड्स के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को हम लोगों ने नोट डाउन किया है। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर वर्नाकुलर मीडियम ऑलरेडी इज ऑन द वेंटिलेटर, बिल्कुल मत है। मराठी मीडियम स्कूल ले लीजिए, उर्दू मीडियम स्कूल ले लीजिए, हर स्कूल में वही हालत है। उसमें हम लोग देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड तक की सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 100 सिर्फ 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एचएससी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उर्दू मीडियम में अगर हम लोग आएंगे तो देखते हैं कि उसमें से सिर्फ 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट जो है वो एचएससी तक आ पाते हैं। उसके अंदर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं गर्ल्स का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, वो उससे बहुत ज्यादा कम है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। अच्छा, ये चीज ऐसी नहीं है अक्रॉस दी महाराष्ट्र सब मीडियम्स में ठीक है। जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर हम लोग डे टू डे बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, वर्नाकुलर मीडियम्स में खासतौर से मराठी और उर्दू मीडियम स्कूल में डे टू डे हम लोग गिरावट देख रहे हैं। उसकी कुछ वजूहत है। सबसे पहली वजह तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत एक कॉमन उसकी वजह है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि 25% से ज्यादा जो स्कूल्स हैं उर्दू मीडियम के वो रेंटेड प्लेसेस पे चल रहे हैं। 25% मतलब 100 स्कूल चल रहे हैं तो 25 स्कूल जो रेंटेड स्पेस पे चल रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा 44 स्कूल ऐसी है जिसके अंदर बॉयज के लिए फंक्शनल टॉयलेट तक नहीं है, और 340 स्कूल्स ऐसी है जिसके अंदर गर्ल्स के लिए टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। 32 स्कूल्स ऐसी है जिसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज, हैंड वॉश मौजूद नहीं है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर वो आता है लाइब्रेरी की तरफ से, बुक रीडिंग की तरफ से। हम लोग देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 7% स्कूल ऐसा क्लेम करते हैं कि जहाँ पे फंक्शनल लाइब्रेरी है वहाँ पे लाइब्रेरियन है। हम लोग अगर आप भी स्कूल्स में विजिट करते हैं देखते होंगे कि उनकी असली हालत क्या है। वहाँ ना लाइब्रेरियन है, ना अप टू डेट सिलेबस है, ना वहाँ पर बुक्स मौजूद होती है। साथ ही साथ जो एक मेजर इशू हम लोग देखते हैं वो है स्टूडेंट टू टीचर रेशियो।
पूरे ग्लोबली एक वेल रेपुटेड रिसर्च के थ्रू आता है कि 40 to 130 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, ज्यादा 35 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र का एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो 47:1 का रेशियो हमारे यहाँ मिलता है, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं वो क्लास के जो एक्स्ट्रा 10 से 15 स्टूडेंट होती है उनके ऊपर पूरे साल इम्पैक्ट होता है। आगे डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि वो बहुत पुअर है, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत होगी। पूरे के पूरे हम देखेंगे तो 7% उर्दू मीडियम स्कूल ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर लैब अवेलेबल है। बाकी जो 93% स्कूल्स हैं वहां पे कंप्यूटर लैब्स का अवेलेबिलिटी तक नहीं है बच्चों के लिए, जहां बच्चे उसको एक्सेस कर सके। उसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन। हम लोग साथ साथ एक चीज देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2.5% उर्दू मीडियम स्कूल ऐसे हैं जहां पर एचएससी की सुविधा अवेलेबल है, मतलब 98% स्कूल में एचएससी की सुविधा अवेलेबल नहीं है। जहां पर हालांकि होना तो ये चाहिए कि हर 2 किलोमीटर के अंदर एक बच्चे को एक्सेसिबल स्कूल होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 2.5% स्कूल है जहां पे एचएससी माध्यम तक के स्कूल की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स लाई है। अभी रिसेंटली जो है लाडली बहन योजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे यहाँ लड़कियों के लिए इतना सोचती है, लेकिन साथ साथ हम लोग सोचते हैं कि लड़कियों के उद्धार के लिए, लड़कियों के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए क्या सोचते हैं। हम लोगों ने उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन की है, वो आप इंशाल्लाह आगे हम लोग देखेंगे। उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन है, दो तीन रिकमेंडेशन हम लोगों ने जो सजेस्ट की, जैसा कि सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों के सामने रखा था वो यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी सबसे पहली चीज एक रिकमेंडेशन है यूनेस्को का एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू रिकमेंडेशन आता है कि 15 से 20% मिनिमम जो स्टेट बजट होना चाहिए वो एजुकेशन के बेस पर होना चाहिए। महाराष्ट्र का हम लोग देखते हैं कि 15 से 16% के बीच में होता है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है वो हम लोग देखेंगे तो 50% से 55% के बीच में होता है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कि 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसके अंदर एजुकेशन के ऊपर 16% तक के बजट को एलोकेट किया था, लेकिन उसको यूटिलाइज कितना हुआ उसके अंदर रिपोर्ट आई नहीं। लेकिन ओवरऑल रिपोर्ट हमारे पास है कि जो 5.5 लाख का बजट, 5.5 लाख करोड़ का जो महाराष्ट्र का बजट था उसमें से 50 से 60% के बीच में सिर्फ अभी तक यूटिलाइज हो पाया है। तो उसी के प्रोपोर्शन में हम लोग समझ सकते हैं कि एजुकेशन का बजट पहले तो कम एलोकेट होता है, मतलब 15 से 20% उसका रिकमेंडेशन है, उसके लोअर साइड 15% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, और उसका भी जो यूटिलाइजेशन है वो उससे भी आना है, यानी 7 से 8% तक ही उसका यूटिलाइजेशन होगा। ओवरऑल हम लोग देखें तो रफली 85,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में बजट एलोकेट हुआ था। अब उसके अंदर जो हम लोगों ने सबसे पहली प्रॉब्लम देखी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसी को जो है वो सबसे पहले हम लोगों को एड्रेस करना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्लासरूम। जो ओवर क्राउडिंग है हमारे स्कूल्स का, आप सारे जितने भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स है वहां पे देखेंगे सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो आता है ओवर क्राउडेड स्कूल्स का। वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, और जहां पे फैसिलिटीज नहीं भी है वहां पे ओवर क्राउडेड है। इसलिए उसके अलावा वहां पे बेसिक सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हाथ धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए, सैनिटरी, ये जितनी सुविधाएं होती है वो बेसिक सुविधाएं किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा ये तो बेसिक होगी, इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब एक स्टूडेंट को जब हम स्कूल में दाखिल करते हैं तो हम लोग समझते हैं किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां प्लेग्राउंड है कि नहीं है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि बच्चे के खेलने के लिए है कि नहीं है, रिसेस के अंदर वहां पे उनकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या है, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, उनकी मेंटल फिटनेस के लिए क्या सुविधा है। ये सारी चीजें एक अच्छा एक पेरेंट्स आप और मैं जब अपने बच्चे को किसी स्कूल में लेकर ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन बीएमसी में इससे हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा इशू आता है ना टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का, जो सबसे बड़ा इशू है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट ऐसे महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसके अंदर पूरे के पूरे स्कूल के अंदर 127 या 327 नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मोर देन 100 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे पूरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर वो स्कूल चला रहा है। सोचिए स्कूल की हालत क्या होगी। तो 127 स्कूल्स ऐसे जहां पे सिर्फ एक स्कूल टीचर है, जो पूरी स्कूल जितनी वहां क्लासेस होगी वही प्रिंसिपल भी है, वही टीचर भी है, वही प्यून भी है, हर चीज की सुविधा वही कर रहा है। सोचिए वहां पे एजुकेशन का हाल क्या होगा। इसलिए वहां पे टीचर रिक्रूटमेंट को बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जहां टीचर है एडुकेट, एक क्लास के लिए एक टीचर मिल भी जाता है, भले उसका रेशियो 1:40 हो या 1:50 हो, उसकी खुद की हालत क्या है। मैं तो एक स्कूल से ताल्लुक रखता हूँ, मैं देखता हूँ टीचर का जो पर्सनल जो ट्रेनिंग है वो बहुत डाउन है। वो 1980s में 1970s की दुनिया जी रहे, उस जमाने के, वो खुद भी उस जमाने से ट्रेन है और अपने बच्चों को भी उस जमाने से ट्रेन करना चाहते हैं। वो आज के जो बच्चों की जो नई प्रॉब्लम्स है, मॉडल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनके जो नए मेंटल इश्यूज है, उनके जो नए तरीके उनको जाते भी नहीं, क्योंकि उसके लिए नए तरीके से ट्रेन करना कितना जरूरी है। उसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए एजुकेशन मेथड्स आ रहे हैं, एनईपी के बारे में अभी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है वो आपके सामने रखेंगे, उन सब चीजों के बारे में ट्रेन करना कितना जरूरी है। तो चाहते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक्सपेंडिचर हो।
साथ ही साथ जो डिजिटल लाइब्रेरी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और डिजिटल लाइब्रेरी का वहां पे एस्टैब्लिशमेंट हो, डेवलपमेंट हो, उसके अंदर नए नए टूल्स वगैरह वो सारी चीजें उसके अंदर आए। खास तौर से जो लाइब्रेरी का जो इशू है, सिर्फ 7%, मेरे ख्याल से ये बहुत ही कंसर्निंग नंबर है हमारे लिए कि लाइब्रेरी जो स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो शायद 4-5%, 6% भी नहीं है हमारे पास। तो उसके ऊपर एक मेजर जो है वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो हाईएस्ट जो ड्रॉप आउट रेट है हमारे महाराष्ट्र के अंदर वो बहुत हाई है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ 10 आउट ऑफ 100 जो स्टूडेंट्स हैं वो एचएससी तक पहुंच पाते हैं, बाकी 90 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस में से एक मेन रीजन है फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो या तो उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि तो कंटिन्यू कर पाते, खास तौर से लड़कियों के पेरेंट्स, उनके ऊपर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट वाली जो हमारी मेंटालिटी है उसकी वजह से वो लड़कियों को खास तौर से आगे एजुकेशन दिला पाते हैं और लड़कों को भी सेम इश्यूज आते हैं। उसके लिए स्कॉलरशिप्स, खास तौर से स्कॉलरशिप्स के भी जो एक दो इशू है, खास उसके ऊपर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर लाइट शेड करेंगे। लेकिन नई नई जो स्कॉलरशिप स्कीम्स आनी चाहिए, हम तो देखते हैं जो पुरानी स्कॉलरशिप स्कीम्स है उसको भी शैटर्ड कर दिया गया पूरी तरीके से। उसके अलावा फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हमारा रिकमेंडेशन है कि खास स्टाइपेंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए और फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंड हॉस्टल फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर रिमोट वन एरियाज, ये होना चाहिए। और आखिरी मैं इसके बाद जो है वो माइक हैंड ओवर करूंगा, हायर सेकेंडरी एंड करियर डेवलपमेंट के जो उर्दू मीडियम स्कूल है उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए और उनके अंदर एचएससी की फैसिलिटी को अवेल करवाना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 2.7% स्कूल है जहां पे एचएससी चलता है, तो इसके ऊपर खास फोकस होना चाहिए और 2.7 से हम लोग एक टारगेट लें और इसको बढ़ाने की ज्यादा कोशिश करें। और एक जो आखिरी चीज है कि वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। हम लोग देखते हैं कि एनईपी 2020 का जो रिकमेंडेशंस आई है, नया जो करिकुलम हमारा आने वाला है, उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग देखते हैं कि अभी तक नहीं हो पाया है। वो खास तौर से हायर जो एजुकेशन के बच्चे हैं जो एक बेसिक अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनका जो नया फेज आता है वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो उनका जो टैलेंट है उसको अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए ताकि वो 20 साल 22 साल 24 साल के बाद आईटीआई में वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन नहीं ले, बल्कि उनकी जो सही उम्र होती है, आईटीआई की जो बेसिक उम्र है वो 18 साल 17 साल है, 17 ईयर के अंदर वो अपनी पोटेंशियल को समझे, अपनी एबिलिटीज को समझे और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वो अपने आप को समझ सही अपने आप को क्वालिफाइड पाते हैं, तो वहां पे जाके वो एडमिशन ले, उनको गाइड किया जाए उसमें क्या क्या इश्यूज हैं एंड व्हाट आर द रिकमेंडेशंस दैट वी वांट द स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट, उसको डिस्कस कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल द प्रेस पर्सन, आप लोग यहाँ पर आए हैं एसआईओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के को कवर करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, वी ऑल से दैट द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम एंड द टीचर्स आर इट्स आर्किटेक्ट। बट अगर हम देखें तो हमारे स्टेट ऑफ एजुकेशन इन महाराष्ट्र इज फार फ्रॉम सैटिस्फैक्टरी। So like we want to shape the destiny of our nation, but अगर आप असर रिपोर्ट देखते हैं प्रथम एनजीओ की, तो लर्निंग आउटकम्स हम देख रहे हैं बहुत अलार्मिंग है कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को सेकंड और थर्ड की जो बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स हैं वो नहीं है, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड की बुक्स की। सो लाइक ये सारे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, लाइक इवन इन मुंबई वी हैव दिस बीएमसी स्टेट ऑफ म्युनिसिपल एजुकेशन इन बीएमसी की रिपोर्ट आती है, उससे भी आप देखते हैं कि बहुत स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत स्टैगरिंग, बहुत अलार्मिंग और बहुत डिस्टर्बिंग है। सो इट बेग्स द क्वेश्चन कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, कि एजुकेशन पे खर्चा तो कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट इतने एम्बिशियस स्कीम्स लाती तो है, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ गैप्स दैट नीड्स टू बी ब्रिज्ड। तो उसके लिए हम लोगों ने इस बजट डॉक्यूमेंट में, इस रिकमेंडेशन में आप देखेंगे कि वी हैव लिस्टेड वेरी कंसाइज, लाइक वी हैव लिस्टेड अ लॉट ऑफ इश्यूज, हमने हाईलाइट किए हैं इश्यूज को, बैक्ड विद स्टैटिस्टिक्स, डेटा, नंबर्स एंड आवर रिकमेंडेशंस आर वेरी कंसाइज। अगर आप देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन में जो हमने 5 मेजर हेड्स में कवर करने की बात की गई, फिर हायर एजुकेशन में और हायर सेकेंडरी में भी कुछ रिकमेंडेशंस आर वेरी रेलेवेंट एंड वी थिंक दैट दीस आर टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी एरियाज। इसको पहले एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि दिस इज द पैनेशिया, ये जो हमारा रिकमेंडेशंस है ये पैनेशिया है, इससे पूरा के एजुकेशन सेक्टर की हम काया पलट देंगे, वैसा तो नहीं है, बट दीज आर सम वेरी प्रायोरिटी एरियाज, हाई प्रायोरिटी एरियाज जिस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो अभी इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की एंड वी सी दैट आवर एनईपी आल्सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट वोकेशनल एजुकेशन, बट अभी आप देखेंगे कि उसका बजटरी एलोकेशन, ओवरऑल एजुकेशन का जो बजटरी एलोकेशन है उसमें से वोकेशनल ट्रेनिंग को जो एलोकेशन है वो उतना अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एंड इन द नेम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन वही प्लम्बिंग और वो बेसिक चीजें हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट दोज काइंड ऑफ जॉब, उसमें आप रोबोटिक्स सिखाइए, उसमें आप एआई वगैरह के बारे में सिखाइए, ताकि बच्चे जो 21st सेंचुरी की जो अभी पूरा हम नॉलेज इकोनॉमी में जी रहे हैं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं,
और हमारे बच्चों को अभी भी हम प्लम्बिंग सिखाएंगे तो वो वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। वी बिलीव दैट जो वोकेशनल एजुकेशन भी काफी चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एंड जो 21st सेंचुरी जॉब्स हैं उसके लिए वो इक्विप्ड हो सके हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ। तो वोकेशनल एजुकेशन पे अगर गवर्नमेंट वाकई में एनईपी के थ्रू फोकस करना चाह रही है तो उसमें बजट एलोकेशन बढ़ाया जाए, अराउंड 20% उसके लिए स्पेसिफाई किया जाए। पूरे बजट एजुकेशन सेक्टर का जो एलोकेशन है 20% ऑफ दैट शुड गो फॉर वोकेशनल एजुकेशन, एंड वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर बस कोई वेल्डिंग और प्लम्बिंग ना सिखाया जाए, बल्कि 21st सेंचुरी की स्किल्स उनके अंदर बच्चों को दिए जाए। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, एंड आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दिस अलॉट, कि अभी हमारे पास आरटी के एम्बिट 8 to 14 इयर्स ऑफ एज तक है जो 8th स्टैंडर्ड तक को कवर करती है, एंड उसके बाद आप देखते हैं कि वो क्योंकि आरटी है तो वहां तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं, लाइक लर्निंग आउटकम्स के रिगार्डलेस हम बात कर रहे हैं कि वो तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बट स्टिल आरटी है तो एक इतनी तो गनीमत है कि बच्चे 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12 वहां पर जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आने लगते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ड्रॉप आउट रेशियो वहां पर आना शुरू होता है। तो आरटी के अंदर अमेंडमेंट करके हमारी ये डिमांड है कि आरटी के एम्बिट को बढ़ाया जाए, एंड इट शुड इंक्लूड द चिल्ड्रन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 18 इयर्स। उसमें ये होगा कि 18 इयर्स तक आप जब आरटी के एम्बिट को बढ़ाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र इसमें एक पायनियर स्टेट हो सकता है, लीड ले सकता है कि वो पहला स्टेट हो जो, मतलब और भी स्टेट्स तो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में है 12 तक उसको कवर करते हैं फ्री एजुकेशन, बट महाराष्ट्र वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी वो सब चीजों में हम आगे हैं, तो इसमें भी हमें लीड लेना चाहिए और आरटी के एम्बिट को बढ़ा करके 18 इयर्स तक उसको कवर करना चाहिए, ताकि हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी कंपलसरी हो, 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हमारे हैं, जिसपे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अनुरोध करेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करे महाराष्ट्र में। तो उसमें ओवरऑल की 12th तक जैसे 8th तक उनको सारी स्टडी मटेरियल्स, यूनिफॉर्म और मिड डे मील वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सिमिलरली हमारी यही डिमांड है कि वो 18 इयर्स तक के स्टूडेंट तक को कवर किया जाए, 12th स्टैंडर्ड तक जो उसको कंपलसरी कर दिया जाए। देन जैसे पहले भी बातें आई कि लाइक टेक्नोलॉजी इज फास्ट चेंजिंग, एंड द नेचर ऑफ एजुकेशन इज आल्सो टेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और एजुकेशन को काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज करने की हम खुद बात करते हैं। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है डिजिटल एजुकेशन को लेकर, स्वयं पोर्टल हो, बट अगर आप उसकी एक्चुअल वो करेंगे, स्टडीज देखेंगे, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। लाइक गवर्नमेंट के ही कुछ बहुत सारे पोर्टल्स हैं और सारी चीजें, बट स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सेसिंग दोस पोर्टल्स। तो उसके बारे में अवेयरनेस हो, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए अच्छे से एक्सटेंसिवली, एंड एआई और जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसको भी इंटीग्रेट करके एजुकेशन को जो है करिकुलम को जो हम वी कॉल दैट कि इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज हो, तो करिकुलम आउटडेटेड ना हो, सारी चीजें भी हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करें और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक फंड्स एलोकेट करें, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी डेडिकेटेड उसके लिए गवर्नमेंट बनाए। देन एक मेजर इंपॉर्टेंट हमारी डिमांड है, पहले से हम करते आ रहे हैं, बीच में उस पर चल रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी शायद महाराष्ट्र स्टेट में, बट अब तक बनी नहीं, अब तक वो मटेरियलाइज हुई नहीं डिमांड। एंड इफ यू सी द पार्टिसिपेशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, महाराष्ट्र उसमें even though one of the largest state and one of the prosperous state, बहुत पीछे हमारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस उसमें है, अराउंड लाइक so if you compare with all the states and UTs, out of 36 महाराष्ट्र तो 28th या 29th पोजीशन पर है when it comes to students enrolling in central universities and going for higher education from such central universities। तो क्योंकि महाराष्ट्र में है नहीं, अब कौन सा महाराष्ट्र का बच्चा TU जाएगा, JNU जाएगा, HCU जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस देयर इज अ नीड, लाइक इट्स हाई टाइम नाउ कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में हो, एक अच्छी डेडिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बननी चाहिए एट द अर्लीस्ट, ये हमारी डिमांड है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल हेल्प रिटेन द स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको दिल्ली जाना पड़े या फिर CUET के थ्रू उनको यहाँ वहाँ जाना पड़े, तो वो खुद एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, जिससे बच्चे फिर हायर एजुकेशन के लिए अपना एंथुसियाज्म रखते नहीं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मौलाना आजाद नेशनल फाउंडेशन क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गया है, सो वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की आप महाराष्ट्र में कुछ माइनॉरिटीज के लिए कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, कुछ अलग। पहले तो ये कि MANF को खुद रिवाइव करने की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को पुश करे कि मौलाना आजाद नेशनल फाउंडेशन को खुद रिवाइव किया जाए या फिर रिस्ट्रक्चर किया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा गैप उसकी वजह से आ जा रहा है। ऑलरेडी हायर एजुकेशन में आप देखते हैं कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन इज इन फ्रैक्शंस, कि वो मतलब ग्रेजुएशन पर 23% तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल के बाद, कॉलेज नहीं जाते हैं, फिर हायर एजुकेशन
ग्रेजुएशन के बाद पीजी और पीएचडी में रिसर्च में, तो वो सिंगल डिजिट में भी नहीं है, 2% भी नहीं है। तो उसमें अगेन एक मच नीडेड सपोर्ट था मौलाना आजाद दर्शन फाउंडेशन के थ्रू फेलोशिप वगैरह जो मिलती थी, तो वो डिसकंटिन्यू होने से एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अबिस्मल है, वो उनके लिए एक और डिटरेंट आ गया उसके वजह से। तो स्टेट गवर्नमेंट शुड एक्सप्लोर सम अदर एवेन्यूज जहां से फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड की जा सके। एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी के अगर आप देखेंगे फंक्शनिंग, तो चाहे हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी हो, एफिलिएशन के चक्कर में इतने सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, तो आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कई सालों से वो एग्जाम्स को टाइमली कंडक्ट करवाना, रिजल्ट्स निकालना और बहुत सारे इश्यूज उसमें रहते हैं, बिकॉज दे आर एक्सीडेड देयर कैरिंग कैपेसिटी। तो वो रिफॉर्म्स लाना ताकि चीजें स्ट्रीमलाइन हो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, बामू है और दूसरी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, वहां पर भी ये लाइक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विद इन द यूनिवर्सिटी वी बिलीव दैट दे आर मच नीडेड। तो उसके लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चलो, एक ओवरसाइट का मैकेनिज्म हो, रेगुलेशन अच्छे से हो हायर एजुकेशन का। फॉर दैट पर्पस वी हैव डिमांडेड दैट महाराष्ट्र हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी MHERA एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, उसमें ज्यादा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और वो सारी चीजें होती, तभी हम देखते हैं कि चीजें डिरेल होना स्टार्ट होती हैं। सो इट शुड बी अ बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स एंड इट शुड बी गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस और उसके पास अपने पावर्स हो ताकि वो बहुत इफेक्टिवली हायर एजुकेशन को रेगुलेट कर सके। इट इज हाई टाइम कि महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन का जो यूनिवर्सिटीज का जो स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव किया जाए और नैक रैंकिंग्स वगैरह में भी परफॉर्मेंस बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, रेगुलेशन अच्छे तरीके से हो, प्री यूनिवर्सिटी का शेड्यूल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो। तो मुस्लिम रिजर्वेशन की एक परसिस्टेंट हमारी डिमांड रही है, बिकॉज सच अ कमेटी की बात हो या चाहे जितनी भी उसके बाद कमिटीज बनी हैं, दे हैव हाइलाइटेड हाउ मुस्लिम्स हैव बीन एट द लोवेस्ट लेवल इन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो उसको एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि वो एक पुश मिले, एक इम्पेटस मिले। So we have demanded, we have been consistently demanding कि 10% reservation Muslims का in education and jobs को government यहाँ पे mandatory करे। बहुत से state governments करते हैं, so because there is a gap that needs to be bridged और जो marginalized हैं उनको push करने के लिए 10% reservation जो Muslims महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमारी डिमांड है। So like not political reservation, we are just talking about education and jobs। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी जो है सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात करें कि उनका अपलिफ्टमेंट हो, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए एजुकेशन में और जॉब्स में ये होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज आवर वन ऑफ द मेजर डिमांड्स कि 10% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स होना चाहिए। देन सो like policies and all government schemes जितनी भी है, तो उसका last mile connectivity बहुत ज़्यादा जरूरी है, because policies are there, a lot of schemes are there, but there remains a gap and जिनके लिए जो beneficiaries है, intended beneficiaries है, वहाँ तक चीजें पहुँच नहीं पाती। So we want that कि जो भी inclusive policies है government की वो वहाँ तक पहुँचे, last mile connectivity बढ़े और एक overall जो डेवलपमेंट है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का वो हो, ताकि मुस्लिम्स में भी एक एजुकेटेड वर्कफोर्स बने जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक अगर वो एक वर्कफोर्स एजुकेटेड नहीं होगा, वैसे ही फिर वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे रहेंगे। तो इन दैट केस एजुकेशन के लिए जितना भी पुश यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से होगा, इट विल इनएडवर्टेंटली इट विल हेल्प द लाइक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन द लॉन्ग रन। फिर हाइजीन नहीं है, सिविक कम्युनिटीज वहां पर वीक हैं, वहां से फिर एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि लोग वहां से फिर पॉवर्टी के चक्कर से निकल ही नहीं पाते। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव गिवन सम स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की पहले वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे, बिकॉज़ अर्बन एरिया मुंबई में तो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, आप वेस्ट मैनेजमेंट की अगर सिचुएशन देखेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत हालत खराब है, डंपिंग ग्राउंड वगैरह के पास जो लोग रहते हैं गोवंडी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कम हो गई है। So all these things are very problematic, you know। तो उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट को पहले एड्रेस करने के लिए फॉर्मल वेस्ट कलेक्शन का मैकेनिज्म हो और उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हो रहे हैं, हेल्थ पर इंपैक्ट्स क्या हो रहे हैं, उसको प्रॉपर स्टडी की जाए। देन सैनिटेशन फैसिलिटीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, टॉयलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो हम देखेंगे कि इवन इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई जो कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, बट आप देखेंगे कि उसकी भी एक्सेसिबिलिटी कम है
और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। और जो हमारे PHCs है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, दे आर नॉट एट ऑल इक्विप्ड कि वो लोगों के हेल्थ नीड्स को, इमरजेंसीज को फुलफिल कर सकें। So to address that, we have also recommended the public health concerns को address किया जाए। Then we have also introduced, because we talk about education के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, but children का हम अगर overall development चाहते हैं, so they need recreation, they need spaces for physical activity as well। तो open spaces हो, gardens हो, parks हो, ये सारी चीजें जब रहेंगी तो एक overall health उनकी और well-being उनका अच्छा होगा, तब वो educational outcomes में भी आप कुछ ना कुछ सुधार देख सकेंगे। So we have talked about recreation spaces को बढ़ाया जाए, और libraries के infrastructure की भी हमने बात की कि public libraries बहुत कम है, and if you look at the statistics। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।